हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के गोल्स के बारे में, यानी गोल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो वित्तीय प्रबंध है हमारा, उसके क्या उद्देश्य हैं, क्या मेन गोल्स हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें देखना है कि जो गोल्स हैं वो समय समय के हिसाब से चेंज हुए हैं, और फाइनेंस फंक्शन जो है हमारा, जो हम वित्तीय स्थिति के बारे में पता लगाते हैं, फाइनेंस का आना जाना है, वो डिफरेंट फेजेस को पार करते हुए आज के समय में आया है। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि 3 फेजेस बताए गए हैं। पहला फेज़ है ट्रेडिशनल फेज़ विच इज़ अप टू 1940। दूसरा ट्रांजिशनल फेज़ है 1940 से 1950 तक, और आज जो चल रहा है डेट इज़ अ मॉडर्न फेज़। So finance has emerged as a distinct area of study during second half of 20th century, क्योंकि 1940 के बाद से चालू हुआ है अप टू 1940। 20वीं सदी के दौरान ये फाइनेंस फंक्शन एक तरह से इमर्ज हुआ है। उससे पहले फाइनेंस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था और थोड़ा कैजुअल बेसिस पर ही इसको ध्यान में रखा जाता था। तो सबसे पहले हम इन 3 फेजेस के बारे में बात करेंगे। पहला है ट्रेडिशनल फेज़, यानी फाइनेंस अप टू 1940, 1940 तक की बात है। और पहले ये फाइनेंस फंक्शन जो था ये इकोनॉमिक्स का पार्ट, यानी अर्थशास्त्र का पार्ट माना जाता था, और इस पर कोई विशेष ध्यान अलग से नहीं दिया जाता था। जो बिजनेस ओनर्स थे, यानी कि जो बिजनेस चलाते थे, मालिक थे, वो केवल एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जो बिजनेस में रेगुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, सामान खरीदना है, सामान बेचना है, या प्रोडक्शन उत्पादन करना है, उन पर ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। और जो फाइनेंस मैनेजर होता था वो केवल एक रिकॉर्ड कीपिंग, जैसे कि खातों का, वही खाते जो हम बनाते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, उनको रिकॉर्ड बनाते थे, रिपोर्ट्स बनाए और अपना कैश देख लिया, कितना कैश आया, कितना कैश गया, इन बातों पर ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। फंड्स का पैसा आना है कि भाई जहाँ से भी पैसे मिल गए वहाँ से पैसे ले लिए अपने बिजनेस में यूज़ करने के लिए या अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और in order to finance business growth, there was an evidence of institutional financing and institutional banking which give rise to finance industry। और फिर समय समय के साथ धीरे धीरे इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग होने लगी, यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डेवलप होने लगे, बैंकिंग सेक्टर भी आगे आने लगा, जो इन व्यापार को या बिजनेसेस के लिए कंपनियों को लोन प्रोवाइड कराते थे। ये पहला फेज़ है विच इज़ कॉल्ड एज ट्रेडिशनल फेज़। और क्या होता था इसमें, यहाँ पर जो फाइनेंस फंक्शन था वो एक तरीके से हम सप्लायर ऑफ फंड्स देखा जाता था, यानी कि लेंडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते थे, जो पैसे लोग दे रहे हैं उनके नज़रिए से फाइनेंस को देखा जाता था। यानी कि बैंक्स लोन दे रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन दे रहे हैं, बहुत से छोटे बिजनेस के लिए साहूकार वगैरह होते थे, वो लोन प्रोवाइड कराते थे। यानी कि एम्फेसिस किस पर था? एम्फेसिस वॉज टू कंसिडर द इंटरेस्ट ऑफ द आउटसाइडर्स। जो बाहर के लोग थे उन पे एम्फेसिस ज़्यादा होता था। The focus of attention was on the long-term resources, and only the long-term finance was of any concern. The concept of working capital and its management was virtually non-existent। यानी कि जो हम लोन लेते थे वो लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज को एक्वायर करने के लिए लेते थे। हमें बिल्डिंग बनानी है, मशीन खरीदनी है, व्हीकल्स खरीदने हैं, ज़मीन खरीदनी है, इन सब कामों के लिए हम लोन लेते थे। और जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं कि हमें डे टू डे रिक्वायरमेंट्स के लिए जो हमें पैसा चाहिए, जो डेली उत्पादन में खर्चे होते हैं, मटेरियल ख़रीदना है, अपने और जो बेसिक खर्चे होते हैं, उस पर हम उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे कि उसके लिए हमें बाहर से कहीं से पैसा लेना है। वो हम बिजनेस में अपना ही पैसा यूज़ करते थे। फाइनेंस वॉज कंसर्न्ड विद प्रोक्यूरिंग ऑफ फंड्स प्राइमरीली बाय इशू ऑफ सिक्योरिटीज़। यानी कि हम जो पैसा लेते थे लॉन्ग टर्म, वो शेयर इशू करते थे, यानी कि इक्विटी शेयर्स हैं हमारे, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, या डिबेंचर्स वगैरह हम कंपनियां इशू करती थी। सो नॉलेज ऑफ द सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर सिक्योरिटीज टू सेल, टू हुम एंड बाई व्हाट टेक्निक टू सेल वॉज नीडेड। और फिर इन समय के साथ हमें इन सब की ज़रूरत पड़ती थी कि हमें कौन सी सिक्योरिटीज़ बेचनी है, किसको बेचनी है, और क्या टेक्निक्स हमें यूज़ करने हैं। ये सब समय समय के साथ इनकी ज़रूरत हमें पड़ने लगी। फिर दूसरा फेज़ आया ट्रांजिशनल फेज़, जो 1940 से 1950 के आसपास रहा। यहाँ पर जो हम एम्फेसिस, जो इम्पोर्टेंस दी गई, महत्व किस चीज़ को दिया गया, वी हैव टू सी द डे टू डे प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय फाइनेंस मैनेजर्स।
तो यहाँ पे प्रॉब्लम आने लगी कि फ़ंड्स की एनालिसिस करनी है कि कहाँ से पैसा हमें लेना है, फिर उस पैसे को कैसे हमें यूटिलाइज़ करना है, उपयोग उसका क्या क्या करना है। ये सब प्रॉब्लम्स फिर धीरे धीरे बढ़ने लगी, डिस्कस करने का समय आ गया और फिर एक एनालिसिस फ्रेमवर्क आ गया फिर कि अब हमें एनालिसिस करनी होती थी, एक क्रिटिकल एनालिसिस करनी होती थी कि जो हम पैसा ले रहे हैं उसको हम सही से उपयोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उपयोग पैसा आ तो गया लेकिन हम उसे किस तरह से उपयोग करना है। ये सब चीज़ें समय समय के साथ बढ़ने लगीं। और जो आजकल फेज़ चल रहा है 1950 के बाद, डेट इज़ मॉडर्न फेज़। यहाँ पर हम केवल लेंडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते, बाहरी लोगों की तरफ से नहीं देख रहे हैं, हम इनसाइडर व्यू भी अपना देख रहे हैं कि हम जो फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं अब वो कौन ले रहा है। अब फाइनेंस मैनेजर सोचेंगे कि हमें अपना फाइनेंसिंग डिसीजन लेने हैं, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है कि पैसा कहाँ कहाँ से लेना है। उसमें अब बहुत सारे सोर्सेज अब हमारे बढ़ने लगे हैं। फिर उस पैसे को हमें बिजनेस में किस तरह से उपयोग करना है, कौन सी टेक्निक्स यूज़ करनी है अपने प्रपोजल्स को एक्सेप्ट करने के लिए, नए प्रोजेक्ट लगाने के लिए। तो मॉडर्न फेज़ में इन सब बातों का विशेष तौर पर ध्यान दिया जाने लगा। समय के साथ साथ अब ये फाइनेंस एक डिसिप्लिन बन गया, एक सब्जेक्ट की तरह उभर कर आ गया और उसका स्कोप बढ़ गया है। स्कोप हैज़ वाइडन टू इंक्लूड द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स थ्रू एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग। यानी कि जो पैसा है उसे हमें सही से उपयोग करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है कि उससे हमें मैक्सिमम फ़ायदा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ़ायदा हो। हमें पैसे को उस हिसाब से अपने बिजनेस में निवेश करना है। हमें सिक्योरिटीज़ मार्केट के बारे में सोचना है, फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उनके बारे में देखना है। तो सबके बारे में हमें विस्तृत जानकारी चाहिए, सबके बारे में एनालिसिस करनी होती है कि हमें पैसा बाहर से लेना है तो हम शेयर्स के कैपिटल के थ्रू लें, डिवेंचर्स के थ्रू लें, या हम बैंक से उधार लें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उधार लें। तो ये सब ब्रॉड आइडियाज़ अब हमारे सोचने के लिए हमें मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि अब ये फाइनेंस फंक्शन इतना आसान नहीं रहा। इसलिए अब ये एक डिसिप्लिन के फॉर्म में डेवलप हो गया है। तो यहाँ पर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में कुछ बातें देखेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज दैट मैनेजरियल एक्टिविटी विच इज़ कंसर्न विद द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द फर्म। ये एक मैनेजरियल एक्टिविटी है, ये प्रबंधन का काम है। जो फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं वो देखेंगे कि हमें फंड्स को, अपने रिसोर्सेज को किस तरह से उपयोग करना है, किस तरह से उसकी प्लानिंग करनी है, उसे फिर देखना है, हमें बाद में कंट्रोल भी करना है कि जो पैसा हम लगा रहे हैं वो सही जगह पर लग पा रहा है नहीं, या हमें सही रिटर्न उससे मिल पा रहा है या नहीं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या क्या बातें आएंगी? इट इंक्लूड्स द प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स इन द मोस्ट इकोनॉमिक एंड प्रूडेंट मैनर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ दिस फंड्स इन द मोस्ट ऑप्टिमम वे टू मैक्सिमाइज द रिटर्न फॉर द ओनर्स और शेयर होल्डर्स। यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दोनों बातें देखनी है कि फंड्स को एक्वायर करना है, फंड्स तो लेकर भी आने हैं बिजनेस में, और सस्ते फंड्स हम लेकर आएँ जिससे कि अगर हमें उधार भी ले रहे हैं तो हमें ब्याज कम से कम देना पड़े, वो बात हमें ध्यान में रखनी है। और जब फंड्स हमारे पास, यानी पैसा हमारे पास आ गया, तो उसे हमें अपने बिजनेस में जब लगाना है तो हमें उस तरह से लगाना है कि उसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। So it is concerned with overall managerial decision making in general and with the management of economic resources in particular। यानी कि मैनेजमेंट को डिसीजंस यहाँ पर लेना है इन सब बातों से रिलेटेड। All business decisions have financial implications and therefore financial management is inevitably related to almost every aspect of business operations। यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, क्योंकि अब विस्तार हो गया है इसका, इस सब्जेक्ट का, तो सारे बिजनेस डिसीजन जो भी लेते हैं उसमें फाइनेंस तो इन्वॉल्व होता ही है। कोई भी आप बिजनेस का डिसीजन लेंगे, कोई भी निर्णय लेंगे बिजनेस में, तो उसमें पैसा तो इन्वॉल्व होगा ही होगा। तो इसलिए पैसा जब इन्वॉल्व हो रहा है तो फाइनेंस जो फंक्शन है ये बहुत ही बड़े लेवल पर अब इमर्ज होने लगा, क्योंकि हर बिजनेस ऑपरेशंस में हमें पैसे का उपयोग तो होता ही है। कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, ये आप देख सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द एरिया ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट डिवोटेड टू द जुडिशियस यूज ऑफ कैपिटल and a careful selection of sources of capital in order to enable a business firm to move in the direction of reaching its goals। J.F. ब्रैडली की ये डेफिनेशन दी गई है, जिसमें बताया गया है कि हमें जो अपनी कैपिटल लेनी है, कैपिटल को बिजनेस में लगाना है, उसे बहुत ही सोच समझकर हमें उसको डिसीजन लेना चाहिए और उसे हम सही डायरेक्शन में बिजनेस में लगाएं, जिससे कि हमारा जो उद्देश्य है बिजनेस का वो हम पूरा कर सकें। दूसरी डेफिनेशन हॉवर्ड एंड अपटन की दी गई है। Financial management may be defined as debt
area or set of administrative functions in an organization which relate with arrangement of cash and credit so that the organization may have the means to carry out its objectives as satisfactory as possible. यानी कि यहाँ पर ये हॉवर्ड और अपटन कह रहे हैं कि हमें ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है कि मैनेजमेंट को देखना है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको देखना है कि हमें जो पैसा का अरेंजमेंट कर रहे हैं वो हमें, या सामान कुछ ले रहे हैं वो हमें कैश में भी देखना है और उधार भी चलता है, जिससे कि बिजनेस स्मूथली चल सके, बिजनेस के जो व्यापार के उद्देश्य हैं वो सही से पूरे हो सकें, सेटिस्फैक्टरीली काम हो सके बिना रुकावट हुए, कोई बीच में रुकावट ना आए। इस तरह से हमें नगद और उधार दोनों तरीके से हमें अपने बिजनेस को चलाना है। अब जो हमारा इस वीडियो का उद्देश्य था, फाइनेंशियल गोल्स देखने हैं हमें, तो दो तरह के फाइनेंशियल गोल्स हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं या जिसे हम उद्देश्य कहते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो उद्देश्य हैं। पहला है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और दूसरा है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। कि जब हम व्यापार कर रहे हैं तो मैनेजर को देखना है, फाइनेंशियल मैनेजर को देखना है कि भाई बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, पहला पॉइंट। और दूसरा, हमारी जो नेट वर्थ है, जो वेल्थ है, जो कंपनी की जिसे हम कहते हैं नेट वर्थ या औकात कहें एक तरीके से, वो कंपनी की बढ़नी चाहिए। तो दो पॉइंट हमें यहाँ पर देखने हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। पहले हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करेंगे। यहाँ पर हमें क्या देखना होता है कि कोई भी बिज़नेस हम करते हैं, जो मालिक हैं बिज़नेस के, या जब हम कंपनी की बात करते हैं तो उसमें जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो बिज़नेस में पैसा लगाते हैं। और पैसा क्यों लगाते हैं? जिससे कि उन्हें अच्छा प्रॉफिट हो, जो हमने निवेश किया है बिज़नेस में उससे हमें अच्छा रिटर्न मिल सके, अच्छा प्रॉफिट मिल सके। ये हमारा एक बेसिक उद्देश्य है। द बेसिक गोल ऑफ बिजनेस शुड बी मैक्सिमाइज ओनर्स इकोनॉमिक वेलफेयर इन ऑर्डर टू अचीव दिस अल्टीमेट गोल, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, एंड दिस हैज़ बीन कंसिडर्ड अ बेसिक गोल। और मेन उद्देश्य फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यही है कि जो मालिक हैं, जो ओनर्स हैं या जो शेयर होल्डर्स हैं या पार्टनरशिप फर्म होती हैं, साझेदार फर्म होती है, जो साझेदार हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अपने व्यापार से हो सके। वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस आर टेकन इन द ऑर्गेनाइजेशन विद अ व्यू टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। और जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे, जो वित्तीय संबंधित डिसीजंस लिए जाते हैं, उसमें कोशिश यही है कि हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं उससे कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। आउट ऑफ डिफरेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑप्शंस ओनली डेट वन शुड बी सिलेक्टेड विच विल रिजल्ट इन मैक्सिमम इंक्रीज इन प्रॉफिट। अब जो भी हम निर्णय ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है, निर्णय क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो हमें वही ऑप्शन चूज़ करना है, वही ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिससे हमारा कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। अब दो बातें यहाँ पर आती हैं कि जो प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं तो हम फेवर की बात करते हैं कि प्रॉफिट ही सब कुछ होता है, और दूसरी बात है कि खाली प्रॉफिट ही सब कुछ नहीं होता है। तो पहले हम बात करेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के फेवर के बारे में कि क्या आर्ग्यूमेंट्स, तर्क दिए गए हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से संबंधित। पहला पॉइंट आता है, व्हेन प्रॉफिट अर्निंग इज द मेन एम ऑफ बिजनेस देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शुड बी द ऑब्वियस गोल फॉर द फर्म। जाहिर सी बात है कि मेन उद्देश्य हमारा प्रॉफिट बिजनेस करने का क्या है कि हमें उससे प्रॉफिट हो। तो जब प्रॉफिट होगा तो हम कोशिश ये करते हैं कि हमें प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। और प्रॉफिटेबिलिटी इज़ अ बैरोमीटर, एक तरह से मापने का यंत्र है कि हम अपनी बिजनेस की परफॉर्मेंस, कि बिजनेस हमारा किस तरह से चल रहा है, वो प्रॉफिट ही बताता है। अगर कंपनी में अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो हम ये मानेंगे कि कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। अगर कंपनी ख़राब चल रही है, यानी कि अच्छा काम नहीं कर रही है, अच्छी ग्रो नहीं कर पा रही है, तो इसका मतलब उसका प्रॉफिट कम है। तो प्रॉफिट अगर कम है तो इसका मतलब कंपनी अच्छी नहीं मानी जाएगी, कि भाई उसमें प्रॉब्लम्स हैं जिसको सुधार करने की ज़रूरत है। तो प्रॉफिटेबिलिटी जो है, प्रॉफिट है, वो एक बैरोमीटर है जिससे पता लगा सकते हैं हम कि कंपनी की स्थिति कैसी है, कि कंपनी ग्रो कर रही है, अच्छी हो रही है, बढ़ रही है, या वो बेकार होती जा रही है। Profitability is essential for fulfilling social goals also. A firm by pursuing the objective of profit maximization also maximizes social economic welfare. यहाँ पर सोशल, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात आती है कि सभी कंपनी को अपना कुछ परसेंटेज, लगभग 2% अपने प्रॉफिट का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे हम कहते हैं कि समाज के लिए लगाना चाहिए। ये कंपनी लॉ में सरकार ने कानून बनाया था, उसमें मेंशन करा गया है कि जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है उसमें कुछ हिस्सा वो समाज को दे।
समाज के डेवलपमेंट के लिए लगाया अपने प्रॉफिट का हिस्सा। तो जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी वो समाज का भी वेलफेयर कर पाएगी। तो इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। Profits are the main source of finance for the growth of a business. So a business should aim at maximization of profits for enabling its growth and development. यानी कि जो प्रॉफिट्स है वो मेन सोर्स है फाइनेंस का, कि हमें अगर बिजनेस में प्रॉफिट को बढ़ाना भी है तो हम कोशिश करते हैं कि जो हमने प्रॉफिट कमाया है पिछले सालों में उस प्रॉफिट से हम अपने बिजनेस को और बढ़ाएं। यानी कि हमें अगर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ तो 1 लाख रुपए तो फालतू आ गए हमारे पास ही है जो प्रॉफिट के फॉर्म में है, तो उस 1 लाख को हम और बिजनेस में दोबारा निवेश कर दें जिससे कि हमारा बिजनेस और ज़्यादा बढ़ सके, ज़्यादा ग्रो कर सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है इकोनॉमिक एंड बिजनेस कंडीशन डू नॉट रिमेन द सेम फॉर ऑल टाइम्स। देयर मे बी एडवर्स बिजनेस कंडीशंस लाइक रिसेशन, डिप्रेशन एंड सीवियर कॉम्पिटिशन। A business will be able to survive under unfavorable conditions only if it has some past reserve or earnings to rely upon. Therefore, a business should try to earn more and more when the situation is favorable. तो इस पॉइंट में बताया गया है कि कंडीशंस तो समय समय के साथ बदलती रहती हैं। कभी बहुत अच्छा दौर आता है, कभी मंदी यानी रिसेशन आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है। तो जिस कंपनी के पास अच्छे प्रॉफिट्स पुराने रखे हुए होंगे, रिजर्व्स के फॉर्म में उन्होंने पैसा बचा लिया या अपनी पुरानी प्रॉफिट्स उनके पास रखे हुए हैं, तो अगर ख़राब समय है तो वो उस प्रॉफिट को आराम से यूज़ कर सकते हैं और उन्हें कोई परेशानी नहीं आएगी। तो प्रॉफिट कमाना तो बहुत ज़रूरी है, और जब कंडीशंस अच्छी हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाइए, जिससे कि अगर समय ख़राब भी आता है तो आप उस प्रॉफिट को यूज़ कर सकते हैं और बिज़नेस को स्मूथली रन कर सकते हैं बिना परेशानी के। लेकिन कुछ कंडीशंस आती हैं कि प्रॉफिट को ही सब कुछ नहीं माना गया है और उसके विरुद्ध कुछ बातें बताई गई हैं। पहला पॉइंट आता है इट इज़ अ वेग कंसेप्ट, कि प्रॉफिट के बारे में क्लियर नहीं कि ये कौन से प्रॉफिट की बात कर रहा है। अकाउंट्स में हम प्रॉफिट पढ़ते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट पढ़ते हैं, नेट प्रॉफिट पढ़ते हैं, प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स पढ़ते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पढ़ते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट पढ़ते हैं। तो बहुत सारी वैरायटी हैं प्रॉफिट्स को डिफ़ाइन करने के लिए भी। प्रॉफिट भी अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन करा जाता है, तो ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता कि हम किस प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। तो ये आर्गुमेंट्स कहा जाता है कि ये क्लियर नहीं है कि हम कौन से प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, कि हम शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं या जो उधार देने वाले हैं उनकी तरफ से बात कर रहे हैं। तो इट इज़ अ वेग कंसेप्ट। दूसरा पॉइंट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड डज नॉट कंसिडर द मैग्नीट्यूड एंड टाइमिंग्स ऑफ अर्निंग। It treats all earnings as equal, though they occur in different periods. It ignores the fact that cash received today is more important than the same amount of cash received after 3 or 5 years. The shareholders may prefer a regular return from investment even if it is smaller than the expected higher returns after a long period. इस पॉइंट में बताया गया है कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता है। यानी कि अगर आज 1 लाख रुपए हमें मिलता है तो उसकी जाहिर सी बात है आज कीमत ज़्यादा होगी, और 5 साल बाद भी हमें 1-1 लाख रुपए मिलेंगे, तो उस 5 साल बाद जो हमें 1 लाख रुपए मिलेगा उसकी उतनी वैल्यू नहीं रहेगी। महंगाई के ध्यान में रखते हुए उस समय 1 लाख रुपए की वैल्यू उतनी नहीं रहेगी जितनी आज है। तो ये पॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो गोल है उसमें ये लागू नहीं हो पाती है। तो हमें ये देखना है कि 1 लाख रुपए आज मिल रहे हैं उसकी कीमत ज़्यादा है, और 1 लाख रुपए हमें 5 साल बाद मिलेंगे उसकी उतनी कीमत नहीं रहेगी। हो सकता है 1 लाख की कीमत महंगाई के हिसाब से 80,000 ही रह जाए, रहेगा तो 1 लाख रुपए, लेकिन उससे हम जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है। तो शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं कि उन्हें रेगुलर रिटर्न मिलता रहे, जल्दी से जल्दी उन्हें रिटर्न मिलता रहे, तो वो उसे कहीं और निवेश करेंगे तो और ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो इसलिए ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का गोल, इसलिए इसके विरुद्ध ये बातें कही गई हैं। तीसरा पॉइंट है इसमें द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द अमाउंट ऑफ रिस्क विच द फर्म अंडरटेक्स इन अटेम्प्टिंग टू इंक्रीज द प्रॉफिट्स। With profit maximization as the goal, the management may undertake all profitable investment opportunities regardless of the associated risk. अब यहाँ पर देखिए रिस्क को कई बार इग्नोर कर दिया जाता है कि हमें लग रहा है कि यहाँ पर इस व्यापार में प्रॉफिट ज़्यादा है तो हम उस तरफ चले जाएंगे। हम उसका रिस्क नहीं देख रहे कि उसमें रिस्क कितना हो सकता है। हो सकता है कि बहुत बड़ा रिस्क हो और हमारा पूरा बिजनेस ही डूब जाए, या हो सकता है कि 2-4 साल तो अच्छा चले, हो सकता है उसके बाद वो ख़राब हो जाए। तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम रिस्क को इग्नोर कर दिया है। जो रिस्क है
अनसर्टेन एनवायरनमेंट है उसको ध्यान में नहीं दिया गया है कि अगर हमें लग रहा है कि इस व्यापार में प्रॉफिट है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे चाहे उसमें ज़्यादा ही रिस्क हो। तो इन 3 पॉइंट्स की वजह से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को कि गोल को बहुत अच्छा नहीं माना गया। दूसरा गोल आता है हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब कि जो मालिक की जो पूंजी लगी हुई है वो ग्रो करनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सोलोमन एजरा, द अल्टीमेट गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुड बी द मैक्सिमाइजेशन ऑफ ओनर्स वेल्थ। ओनर जो मालिक है उसकी वेल्थ बढ़नी चाहिए। अकॉर्डिंग टू हिम द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज़ हाफ एन अनरियल मोटिव। क्योंकि ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के फेवर के लोग हैं तो वो बता रहे हैं कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट की जब बात कर रहे थे वो उतना वो उद्देश्य सही नहीं है। द प्रॉपर गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स as it is expressly concerned with the relationship of profitability and the volume of capital being used in the organization. So financial management decisions must be taken in such a manner so as to maximize the value or worth of the firm. तो यहाँ पर ये कहा गया है कि वेल्थ बढ़नी चाहिए। जो शेयर होल्डर्स हैं, जो कंपनी के शेयर्स में लोग पैसा लगाते हैं, वो मार्केट प्राइस पर शेयर खरीदते हैं। आज कोई शेयर 15 रुपये का वो खरीद रहे हैं तो वो चाहते हैं कि ये 15 रुपये की कीमत का जो शेयर है ये बढ़े, कभी 16 हो, 17 हो, 18 हो, 20 हो, कि जब वो बेचें तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल गेंस हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा बेचने पर फ़ायदा हो सके। तो उसे हम वेल्थ कहते हैं कि एक शेयर जो 15 रुपये का हमने लिया वो 20 रुपये का हो गया, 25 रुपये का हो गया, तो वो वेल्थ बढ़नी चाहिए जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की गोल से अलग है। Wealth maximization goal as a decision criteria suggests that any financial action which creates wealth or which has discounted stream of future benefits exceeding its cost is desirable and should be accepted, and that which does not satisfy this test should be rejected. यानी कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन गोल को हमें देखना है कि हमें ये देखना है कि जो वेल्थ हमारी बढ़ रही है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी ध्यान में रखे। तो उसके हिसाब से ही हमें प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने चाहिए, जिसे हम कहते हैं डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड रेट ऑफ रिटर्न, कि जो आज की तारीख में 1 लाख रुपए मिल रहा है वो 5 साल बाद हो सकता है कि 1 लाख मिले तो वो 80,000 ही की उसकी कीमत रहे। तो हमें उसे 80,000 ही समझ के चलना है, उसे 1 लाख नहीं समझना है, क्योंकि महंगाई के हिसाब से देखते हुए 1 लाख की कीमत 4-5 साल बाद कम हो जाएगी, 80,000 रह जाए, 90,000 रह जाए। तो हमें उस 80,000 की कीमत को ही वैल्यू मान के चलना है और तभी हमें उस हिसाब से अपने डिसीजन लेने चाहिए निवेश करते वक्त। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से अच्छा माना गया। क्यों? उसके देखिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में बताया गया है कि इट यूजेस द कंसेप्ट ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज रादर देन द एम्बिगुअस टर्म ऑफ प्रॉफिट्स। एज सच मेजरमेंट ऑफ बेनिफिट्स इन टर्म ऑफ कैश फ्लोज अवॉइड्स एम्बिग्यूटी। यहाँ पर देखिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात करी गई है तो वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर कर रहे हैं कि फ्यूचर में हमें कितने रुपए मिलेंगे, उसके उस समय उसकी कीमत कितनी होगी, वो कंसिडर करा जाता है। यानी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को यहाँ पर कंसिडर करा गया है। सेकंड पॉइंट में भी ये बता रखा है कि जो बेनिफिट्स हमें आज मिल रहे हैं वो ज़्यादा हैं और 5 साल बाद मिलेंगे उतना ही बेनिफिट अगर मिलता है तो उसकी कीमत, परचेजिंग पावर उसकी कम होगी। तो हम जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैलकुलेट करेंगे या जो प्रोजेक्ट या प्रपोजल हम लगाएंगे या बिजनेस नया शुरू करेंगे तो वो हम उसी हिसाब से ही ध्यान में रख के करेंगे कि जो रिटर्न हमें मिलेगा, जो कैश फ्लो आएगा, जो कैश इनफ्लो आएगा, जो हमें बिक्री से, सेल्स रेवेन्यू से जो भी पैसा हमें मिलेगा, तो वो उस समय के हिसाब से उसकी कीमत कितनी होगी। अब जब बिजनेस में रिस्क ज़्यादा होता है तो हम वहाँ पर डिस्काउंटेड कम ज़्यादा करेंगे। यानी कि रिस्क बिजनेस में ज़्यादा है तो हो सकता है कि रिस्क है तो बिजनेस अफेक्ट ज़्यादा हो जाए, ख़राब हो जाए, तो हम उस समय सोचेंगे कि 1 लाख रुपए की कीमत केवल 60,000 रह जाएगी। लेकिन जहाँ पर रिस्क नहीं है तो वहाँ पे 1 लाख जो 5 साल बाद मिलेंगे उसकी कीमत हो सकती है 80,000, 90,000 हो जाए। तो जब रिस्क ज़्यादा होता है तो हम डिस्काउंट रेट ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो डिस्काउंटिंग रेट यूज टू डिस्काउंट फ्यूचर कैश फ्लोज रिफ्लेक्ट्स द कंसेप्ट्स ऑफ बोथ टाइम एंड रिस्क। तो समय भी देख लिया हमें कि 5 साल बाद उसकी कीमत कम हो जाएगी, 6 साल बाद उससे ज़्यादा कम हो जाएगी, 7 साल बाद उससे ज़्यादा कम हो जाएगी। तो टाइम का भी ध्यान में रखा और हम रिस्क को भी ध्यान में रखें। ज़्यादा रिस्क है तो हम डिस्काउंट ज़्यादा रेट से करेंगे, रिस्क कम है तो हम कम रेट से डिस्काउंट करेंगे। So due to the above reasons, the wealth maximization is considered to be superior to profit maximization as an objective or goal of financial management.
However, it should be noted that wealth maximization goal is only an extension of profit maximization goal. If the time period is too short and risk element is minimum, both wealth maximization and profit maximization will mean the same thing. यानी कि wealth maximization को अच्छा तो माना गया है, लेकिन लंबे समय के लिए. अगर बिजनेस आपका 5 साल ही चलना है, या कोई प्रोजेक्ट आपने लगाया है उसमें प्रॉफिट आपने देखा और वो प्रोजेक्ट केवल 5 साल ही चलना है, 4-5 साल ही चल रहा है, तो प्रॉफिट हो वेल्थ हो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस उसमें नहीं आएगा, दोनों एक ही बात माने जाएंगे. लेकिन जब बिजनेस गोइंग कंसर्न के कंसेप्ट पे चलते हैं कि 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल चलता रहेगा, तब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ज़्यादा अच्छा माना जाता है.